Hello, good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसा कि बेटा हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स के अंदर हमने अब तक क्या पढ़ा है? अब तक हमने पढ़ा है बेटा रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या है? स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला, रेडियस इक्वल टू डबल ऑफ द फोकल लेंथ या ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, और एक हम मैग्निफिकेशन पढ़ चुके हैं। बेटा जो हमने पढ़े हैं वो हमने थ्योरेटिकल उनको प्रूव भी किया है, लेकिन आपको साथ साथ उनके न्यूमेरिकल भी ट्राई करने हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मींस नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या रहने वाला है बेटा? रिफ्लेक्शन। तो आज हम रिफ्लेक्शन को बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे, और ये बेटा जो ये वीडियो लेक्चर आज का, ये 10th क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपका ध्यान दो बातों की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। दो बातें आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, एक रेयर और एक डेंसर। हमारे पास दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक मीडियम रेयर, एक मीडियम डेंसर। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं आज। रेयर मीडियम मतलब जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब एक रेयर है और एक डेंसर है। रेयर बेटा आपने जब भी रेयर वर्ड सुनते हो तो आपको ये आता है मुश्किल से कोई चीज, मीन्स जिसके मुश्किल से मिले, हिंदी में लिख देते हैं मुश्किल से, मीन्स जिसके पार्टिकल हमें मुश्किल से मिले। मतलब मुश्किल से कब मिलेंगे? जब कोई चीज दूर दूर है, मीन्स पार्टिकल्स फार, मतलब पार्टिकल एक दूसरे से फार अवे हैं, थोड़े थोड़े दूर हैं। डेंस बेटा वर्ड कहां से आया है? डेंस वर्ड आया डेंसिटी से। कहां से आया? डेंसिटी से। डेंसिटी क्या होता था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स बेटा हमने डेंसिटी वर्ड क्यों बनाया? डेंसिटी वर्ड इसलिए बनाया, जैसे हमारे पास एक ये कोई भी हमारे पास मान लो सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है। अब एक तो बेटा इसके अंदर पार्टिकल्स भरे हुए हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं डेंसिटी क्या होती है। तो बेटा इसके अंदर डेंसिटी वर्ड कहां से? डेंसिटी वर्ड कहां से आया बेटा? डेंस से। डेंस क्या होता है? क्लोज, मतलब जिसके अंदर पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज बहुत ज्यादा पास हो। आप कह सकते हो पार्टिकल क्या होना चाहिए? पास। अब एक चीज देखो, इसके अंदर पार्टिकल पास है। अगर मैं इसका एक छोटा सा एरिया देखूं, क्या देखूं? छोटा सा एरिया। अगर ये 2 डायमेंशन है, अगर ये 3 डायमेंशन है, तो हम बेटा वॉल्यूम की बात कर लेंगे। तो इस एरिया में कितने पार्टिकल्स हैं, मतलब कितने पार्टिकल पास हैं? देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा। तो हमें जो यहां पर डेंस है वही यहां पर डेंस है, वही यहां पर डेंस है, डेंस मीन्स हम एक छोटा सा एरिया अगर 2 डायमेंशन है, वॉल्यूम अगर 3 डायमेंशन लेंगे, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स पास है, या हम जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो मास बाय वॉल्यूम, मतलब कितना मास भरा हुआ है उस छोटे से वॉल्यूम में, तो वो क्या है? डेंसिटी। तो वहीं से वर्ड आया बेटा डेंसर। मीन्स डेंसर में आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? डेंसर में पार्टिकल क्या होते हैं? क्लोज। और रेयर में पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर होते हैं। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, अब तक हमने बेटा क्या देखा? पहले हमने देखा डेंसर, रेयर और डेंसर। रेयर में क्या थे? जो पार्टिकल दूर हो। डेंसर मतलब डेंस मतलब कोई चीज पास हो, मीन्स जिसके पार्टिकल्स बेटा पास हो, या आप कह सकते हो क्लोज पास। उसको हम क्या कहते हैं? डेंसर, या डेंस भी कह सकते हो, डेंस। क्लियर? अब यहां से हम एक और कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ करूं, इसके अंदर बेटा इतने पार्टिकल हैं, और एक और मीडियम है हमारे पास सेम साइज का। साइज छोटा बड़ा हो गया हो तो आप बेटा देख लेना, हमें सेम साइज का। ठीक है, इस दूसरे जो मैंने बनाया है इसके अंदर पार्टिकल्स क्या है बेटा? पास है। दूसरे में पार्टिकल्स क्या है? पास। तो बेटा इसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम, इसको हम क्या बोलेंगे? डेंसर। मतलब जिस मीडियम के अंदर पार्टिकल पास होंगे वो हमारा डेंसर, जिसके अंदर दूर होंगे वो हमारा रेयर। अब इन दोनों में हम एक कंक्लूजन देखना चाह रहे हैं। मान लो ये आप, ये क्या हो? आप भाग के इसको पार करना चाहते हो, आप भाग कर इसको क्रॉस करना चाह रहे हो।
अगर आप इसको क्रॉस करना चाहो तो किस केस में आपकी स्पीड मैक्सिमम रहेगी? तो बेटा आपने माइंड में आपके विचार आ गया होगा किस केस में स्पीड मैक्सिमम रहने वाली है। स्पीड मैक्सिमम इसमें रहेगी क्योंकि इसमें आपका अपोजिशन कह लो, आपका जो पार्टिकल के साथ कोलिजन कह लो, या आपका अपोज करने वाले वो कम है, तो इसमें बेटा आप भाग के निकल जाओगे और इसमें आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। मीन्स यहां पर आपकी स्पीड मोर रहेगी और यहां पर आपकी स्पीड लेस रहेगी। इसको एक और तरीके से समझो, अगर हम इसके अंदर मान लो ये अपना क्लासरूम है, क्लासरूम में इतने ही स्टूडेंट है तो आप भाग के क्रॉस कर दोगे। अगर क्लासरूम में बेटा इस टाइप से स्टूडेंट भरे पड़े हैं तो क्या आपकी स्पीड वही रहेगी जो इतने स्टूडेंट्स में थी? नहीं रहेगी। अब आपकी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगी, स्पीड लेस कह लो या स्पीड स्लो कह लो, स्पीड लेस कह लो, स्पीड स्लो, स्पीड मोर कह लो या स्पीड कह लो फास्ट। तो बेटा मैं आपको ये यहां से कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि जो आपके पास रेयर मीडियम है उसके अंदर आपकी स्पीड हाई होती है, फास्ट होती है, और जो डेंसर मीडियम है उसके अंदर आपकी स्पीड लेस होती है और क्या कह सकते हैं, स्लो होती है। तो बेटा यहां से आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी माइंड में, एक माइंड में आपके साथ साथ एक इमेज बन रही होगी, और जिसकी बेटा इमेज बन रही है उसको फिजिक्स समझ आ रही है। इमेज बन गई कि हाँ ये रेयर होता है, ये डेंसर होता है। जैसे हम अपने जो हम देख पा रहे हैं उसकी बात करें तो एक बेटा हमारे पास एयर है और एक हमारे पास क्या है, वाटर। किसके मॉलिक्यूल पास पास है? वाटर के। तो वाटर क्या है हमारा? डेंसर। एयर क्या है हमारा? रेयर। अब आप देखो, एक तो आप इसके अंदर भागो, एयर के अंदर भागो, एयर के अंदर भागोगे आपकी स्पीड कुछ है, मान लो 10 किलोमीटर पर घंटा है। अब आप क्या उसी स्पीड से पानी में भाग पाओगे? आप पानी में आपने कहीं ना कहीं पानी में भाग के देखा होगा, तो जो स्पीड होती है वो एयर की रिस्पेक्ट में क्या होती है? कम। मतलब यहां पर डेंसर में आपकी स्पीड क्या है? कम, लेस, और यहां स्पीड क्या होती है? वही है बेटा डेली लाइफ, इसीलिए इसको फिजिक्स बोलते हैं। तो यही तो हमने यहां लिखा है, रेयर है तो स्पीड कम है, रेयर है तो स्पीड ज्यादा है, रेयर है तो स्पीड ज्यादा है, डेंसर है तो स्पीड कम है, डेंसर स्पीड। तो बेटा आई होप कि आपको यहां से ये कंक्लूड हो गया होगा कि हाँ रेयर और डेंसर वर्ड जहां आ रहे हैं, रेयर और डेंसर मीडियम जहां आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन किसके साथ है? स्पीड के साथ है। कि उस मीडियम में हम किस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसके साथ उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। क्लियर? चलो अब बेटा मैं इसको रफ कर रहा हूं एक बार। अब हमें एक कांस्टेंट डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट डेंसर मीडियम के लिए डिफाइन करना है। हमें एक ऐसा कांस्टेंट डिफाइन करना है। क्या करेंगे हम बेटा? एक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे जो हमें ये बताएगा कि हाउ मच द मीडियम इज डेंसर, कि कोई मीडियम कितना डेंसर है, कम डेंसर है, ज्यादा डेंसर है, उस सब के बारे में हमें एक कांस्टेंट डिफाइन करना है। उस कांस्टेंट को हम पढ़ते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस कांस्टेंट को हम क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ बुक बेटा उसको एन लिखती हैं, कुछ बुक उसको म्यू लिखती हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जो हम पढ़ते हैं 10th साइंस में और +2 में, वो क्या है कि वो हमें ये बताएगा, इट डिटरमाइंस द डेंसिटी या द हाउ मच मीडियम इज डेंसर। मीन्स कोई मीडियम कितना डेंसर है वो क्या बताएगा? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैं आपको फील करा देते हैं, एयर है, एयर का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 1 पढ़ा हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 1.33 पढ़ा हुआ है, ग्लास का आपने 1.5 पढ़ा हुआ है। मीन्स इनमें से कौन बेटा ज्यादा डेंस है? ग्लास। ग्लास ज्यादा डेंस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। मीन्स जितना ज्यादा डेंसर होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एयर कम डेंस है तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा मैं इन सबको रफ करके यहां पर एक कंक्लूजन बना रहा हूं आपके लिए कि हमने ये देखा कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर वो मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हमारा जो मीडियम है वो क्या है? मोर डेंस।
ग्लास ज़्यादा डेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वाटर उससे कम डेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एयर का उससे कम है तो कम है। अगर हमारे पास लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, तो हमारा मीडियम क्या है, लेस डेंसर है। मीडियम क्या है, लेस डेंसर। अब यहां से एक और चीज देखो बेटा, अगर हमने अभी देखा डेंसर मीडियम है तो स्पीड क्या होती है, डेंसर मीडियम है तो स्पीड कम होती है। मींस जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा स्पीड उतनी ही क्या होगी, लेस या स्लो। मोर डेंस मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड लेस। शायद आप इन बातों को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम लेस डेंसर एयर है, एयर में हमारी स्पीड ज्यादा होती है तो स्पीड क्या होगी, मोर। यहां तो क्लियर बेटा, यही है फिजिक्स। अब यहीं से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला बना देते हैं। अब एक चीज देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड कम, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड मोर। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप एन या म्यू लिखोगे वो स्पीड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ज्यादा है, मतलब उल्टा है। उल्टे को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या है, 1/स्पीड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से आ गया बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला बन गया, किस चीज पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1/स्पीड। उस मीडियम में उसकी स्पीड कितनी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अगर हम थोड़ा और आगे मूव करें, एक चीज देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मैंने लिखा था इससे जस्ट पीछे स्लाइड में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, एक कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं। एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें ये बताएगी कि मीडियम कितना डेंस है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में है क्या, कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट है तो इसका बेटा कोई डायमेंशन भी नहीं है, क्योंकि हमने तो एक 1, 1.3, 1.5 आपने जब भी देखा है, क्या इसके आगे कोई भी कुछ लिखा होता है, नहीं होता। तो ये क्या है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अब डायमेंशन नहीं है लेकिन यहाँ क्या है बेटा, स्पीड के डायमेंशन है। तो अगर हम इसको स्पीड से देखो, जब भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई भी फिजिक्स में क्वांटिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी हो, तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को एक कांस्टेंट से हटाते हैं। तो यहां भी एक कांस्टेंट से हटाएंगे, यहां क्या है v। अब कांस्टेंट हमारा कैसा होना चाहिए कि ये हमें डायमेंशन लेस बना दे या कांस्टेंट बना दे, तो हम बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, c से। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बनता है n या म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, c/v। तो ये है बेटा जो फॉर्मूला हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, +2 में भी पढ़ेंगे, यूज भी करेंगे इसका। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, सी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अगर हम किसी भी मीडियम की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, तो उस मीडियम के अंदर कितना स्पीड है तो हम यहां से निकाल पाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तक अगर हम बेटा कंक्लूड करें तो हमने क्या सीख लिया, अगर हमें किसी मीडियम के अंदर स्पीड पता है, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाई में v इज इक्वल टू n और म्यू। अब अगर हमें किसी मीडियम में स्पीड पता है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल देंगे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम उस मीडियम में स्पीड निकाल देंगे। तो बेटा यहां से न्यूमेरिकल बनेगा। क्लियर इतना। अब हम थोड़ा और आगे मूव करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन करेगा कैसे, अब हम आएंगे रिफ्रैक्शन के ऊपर। अब तक हमने क्या पढ़ा है, कोई भी मीडियम है उसका रेयर डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n = c/v क्यों होता है। चलो अब हम आ रहे हैं वापिस, टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन। टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी दो मीडियम है, जैसे पहले हम आपको फील कराते हैं होता क्या, फिर फिगर बनाएंगे बेटा जो सब बनाते हैं। ये हमारे पास एक मीडियम है, इसके मतलब ये इंटरफेस है दो मीडियम के बीच का। इससे ऊपर मीडियम मान लो 1 है, नीचे मीडियम मान लो 2 है।
नीचे मीडियम क्या है बेटा। अब मीडियम अलग अलग है तो अभी हम डिफाइन करके आए हैं, उनके अंदर स्पीड भी अलग अलग होगी। स्पीड अलग अलग होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। इसका मान लेते हैं बेटा μ1, इसका मान लेते हैं μ2। आप n1 n2 भी लिख सकते हो, वो बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलो अब अगर हम सिंपल से सिंपल समझें, बिल्कुल बेसिक से, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं। ये मीडियम कौन सा है, 1। हमारे पास बेटा 3 बच्चे हैं, 1 2 3। इन 3 पोजीशन पर 3 स्टूडेंट खड़े हैं और वो स्टूडेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मीन्स वो स्टूडेंट कैसे चलेंगे बेटा, इस डायरेक्शन में चलेंगे। इस डायरेक्शन में चलेंगे तो वो थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएंगे, 1 2 3, यहां पहुंच गए। क्लियर बेटा, ये लाइन आपको पैरेलल ही बनानी है, ठीक है। अगर बनाने में थोड़ी बहुत हो जाए ऊपर नीचे, आपको ध्यान देना है पैरेलल। मीन्स ये ऐसे आ रहे हैं, ऐसे। क्लियर। अब एक चीज देखो, जो 1 है, 1 को अब बेटा किस में एंटर करना है। यहां मान लो इनकी स्पीड तीनों की v है, तीनों की स्पीड क्या है, सेम, तो तीनों की स्पीड v है। अब अगर ये इस मीडियम में एंटर करेगा, किसमें, मीडियम 2 में, मीडियम 2 में एंटर करेगा तो उसका बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं μ2 μ1 से बड़ा है। मतलब जो ये ऊपर वाला मीडियम है ये आपका रेयर है और जो नीचे वाला मीडियम है बेटा ये आपका डेंसर है, ठीक है। अब रेयर है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, रेयर मीडियम में हम भाग के निकल सकते हैं। जैसे हवा है उसमें हमारी स्पीड ज्यादा है, पानी में हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो बेटा डेंस में जब जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, कम। एक सेकेंड। अब 1 को कहां एंटर करना है, पानी में। मतलब 1 को वाटर में करना है। डेंसर के समझने के लिए मैं ये इसको वाटर मान लेता हूं, इसको एयर। अब बेटा 1 2 3 पहले कहां मूव करे थे, एयर में। अब 1 को कहां जाना है, पानी में। अब 1 पानी में एंटर करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। स्पीड घटेगी तो वो डिस्टेंस कम ट्रेवल कर पाएगा। 2 और 3 को अभी कहां चलना है, एयर में, तो वो बेटा थोड़ा भाग के चलेंगे क्योंकि उनकी स्पीड एयर में थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होगी तो ये ऐसे हो जाएगा। मींस 2 और 3 इन्होंने बेटा ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की है। 2 और 3 ने ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की है, लेकिन 1 थोड़ा सा कम चला है। अब देखो 1 कहां है, वाटर के अंदर, 2 कहां है, सरफेस पर, 3 कहां है, अभी भी एयर में। अब इसके बाद देखें तो 1 को कहां चलना है, अभी पानी में ही चलना है। अब 2 भी कहां एंट्री कर रहा है, पानी में। अब 2 एंट्री करेगा मतलब 1 और 2 की स्पीड अब सेम हो जाएगी, लेकिन 3 अभी भी कहां चलेगा, बाहर। 3 अभी भी एयर में। तो बेटा जितना ये चलेगा उतना ही ये चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा चलेगा। ज्यादा चलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब तीनों क्या आ गई, अब 1 2 और 3 तीनों पानी में। तीनों पानी में करेंगे तो तीनों की स्पीड सेम रहेगी। तो इसके बाद बेटा ये सेम स्पीड से चलेंगे, हम ऐसे कह देंगे ऐसे चलेंगे। यहां से हम क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं, अब एक चीज देखो, ये हमारे पास हम ऐसे चल के आए, हम ऐसे चल के आए। जब हमने पानी में एंटर किया तो हमारा पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। मीन्स हम आए थे ऐसे, हमें सीधा जाना चाहिए था। हमें कहां जाना था, सीधा। क्या हम सीधा गए हैं, नहीं गए। हमारा पाथ क्या हो गया, चेंज। अब अगर बेटा हम इसको अपनी बुक की लैंग्वेज में देखें तो ये हमारे पास क्या है, इंटरफेस। ये हमारे पास क्या है, इंटरफेस। ये हमारा मीडियम, यही सारी बातें इस साइड है। यहां से एक लाइट इंसिडेंट होती है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। जैसे हम यहाँ पे 3 स्टूडेंट आए थे, अब यहाँ पे कौन आ रही है, एक लाइट आ रही है। और जिस पॉइंट पर बेटा ये फॉल होगी वहां हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर। तो ये बेटा हमारा क्या है, नॉर्मल। ये हमारा क्या है, नॉर्मल। अब हम क्या देखेंगे, इस लाइन को कहां जाना चाहिए था, ऐसे आई बेटा, इसको सीधा जाना चाहिए था। लेकिन क्या ये सीधा जाएगी, सही है ना, ऑलमोस्ट सही है। क्या बेटा ये सीधा गई है, जब रेयर से डेंसर में एंटर हुई, रेयर से डेंसर में एंटर हुई तो इस साइड मुड़ गई। मतलब ये लाइन
नॉर्मल की साइड मुड़ जाएगी। मीन्स ये तो पाथ था जो उसको फॉलो करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में पाथ कौन सा फॉलो किया है, ये। तो इसका नाम बेटा रिफ्रैक्टेड लाइट या रिफ्रैक्टेड रे। तो हम क्या कहेंगे, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो अपने एक्चुअल पाथ में ना जाके एक्चुअल पाथ से अपना पाथ दूर हटा लेगी या अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। उस फिनोमिना का नाम है बेटा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या हुआ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, जैसे यहां पर रेयर से डेंसर में एंटर किया तो नॉर्मल की साइड मुड़ गई। अब अगर यहां पर हम यहां से यहां जाते, डेंसर से रेयर, मान लो यही रे 1 2 3, अब 1 2 3, अब एक यहां है तो एक को एयर में जाना तो बेटा इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम, तो अब ये इस साइड हो जाएगा, मतलब अब ये नॉर्मल से दूर हट जाएंगे। जैसे हमने ये किया है, इसमें रेयर से डेंसर आए तो नॉर्मल की साइड बैंड हुई। अब अगर डेंसर से रेयर में जाएंगे तो बेटा नॉर्मल से दूर हट जाएंगे। इस फिनोमिने को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मींस व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स पाथ विल बी चेंज्ड एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो बेटा इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमारे पास ये तो लाइट जानी चाहिए थी लेकिन गई नहीं, गई कहाँ है, यहां से, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या इस केस में हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर है? बराबर कब होते, जब ये कंप्लीट एंगल होता, लेकिन एंगल कंप्लीट नहीं है तो बराबर नहीं है। अब हमें कुछ और डिफाइन करना पड़ेगा, अब हमें कुछ और डिफाइन करना। तो बेटा आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना रियल में एग्जिस्ट करता कैसे। क्लियर। अब हम कंक्लूड करके टॉपिक को खत्म करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉज करने हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पहले पढ़ चुके हैं, ये रेयर था डेंसर μ1 μ2 और μ2 ग्रेटर देन μ1, मतलब ये हमारा मीडियम रेयर है और ये हमारा मीडियम बेटा डेंसर है। अब हमें यहां से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है, लॉज ऑफ सॉरी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का बेटा एक लॉ तो वही है पहला, कि इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में रहती हैं। या ऐसे समझ लो हमने तीनों को, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, तीनों को बोर्ड पे ड्रॉ किया है। बोर्ड एक हमारा प्लेन है तो ये हमारी तीनों के सेम प्लेन में एग्जिस्ट करती है। या फिर आप जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इसको डीपली समझाया था वैसे समझ सकते हो। दूसरा, क्या यहाँ पर बेटा एंगल आई और एंगल आर इक्वल है? नहीं। तो यहाँ पर बेटा एक और रूल है जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। क्या नाम है? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हमें क्या बताएगा? स्नेल्स लॉ बेटा हमें ये बताएगा, देखो ऐसे करना है इसको, जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मतलब देखो सिंपली समझाऊं आपको, बुक में कुछ अलग दिया हुआ है, रियल में क्या होता है, जो रिफ्लेक्ट, पहले इस एक मीडियम की बात करेंगे फिर इस दूसरे मीडियम की बात करेंगे। पहले मीडियम में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या है बेटा? μ1। पहले मीडियम में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1। उस मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है, आई है या आर है? आई है, तो उसका साइन मतलब साइन आई, ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है। इस लाइन का नाम है बेटा स्नेल्स लॉ। मींस हम क्या डिफाइन कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एंड द एंगल मेड इन दैट मीडियम, और हमें उसका क्या लेना है? साइन। मींस कोई भी मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर बेटा हम इसके लिए देखें तो ये हमारा मीडियम कौन सा है? μ2। एंगल कौन सा बना रहा है? साइन आर। तो ये चीज भी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। मतलब कोई भी मीडियम हो चाहे, उनके लिए इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसका नाम क्या बेटा? स्नेल्स लॉ। अब अगर हम देखो ये दोनों इक्वल ही रहने हैं, कांस्टेंट है, मतलब इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, तो मतलब 1 और 2 ये दोनों भी क्या है? बराबर। तो यहां से क्या आएगा? μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। साइन आई आर को इस साइड ले आए, साइन आई बाई साइन आर, तो क्या आ जाएगा? μ2 बाई μ1।
ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं म्यू टू वन। वन यहाँ भी कुछ बुक लिखते हैं, कुछ बुक यहाँ भी लिखती हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, म्यू टू वन लिख सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में है क्या, कांस्टेंट, या एक चीज लिख दो डायरेक्टली कांस्टेंट। इस लाइन को भी बेटा स्नेल्स लॉ कहा गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो इस केस में पहले हम रिफ्लेक्शन में आई आर इक्वल कर देते थे, अब हमें आई गिवन है, आर निकालना है, तो हमें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, फिर जाके हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में रिलेशन निकाल पाएंगे या किसी एक की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन। बेसिक है ये, बिल्कुल बेसिक से, ये बेटा 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी। 12th क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।